हेलो गाइस, वेलकम टू एडुएपन्स। दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 इतिहास का चैप्टर 6 राज्य, राजा और प्राचीन गणराज्य का वीडियो नंबर 2 यानी पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग कृषि में परिवर्तन टॉपिक से पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग जस्ट पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। आज हमारा पहला टॉपिक होगा कृषि में परिवर्तन। ठीक है, क्या होगा? कृषि में परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। दोस्तों, यह जो समय था, इस समय जो है ना, कृषि के क्षेत्र में दो परिवर्तन आया। कौन कौन परिवर्तन आया? हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। दोस्तों, यह जो हल होता था ना, उसका जो फाल होता था, यानी ये वाला पोर्शन, अब जो है ना लोहे का बना होता था। ठीक है दोस्तों, पहले जो है लोहे का बना नहीं होता था, लेकिन अब क्या हुआ ना कि लोहे से बनने लगा हल का फाल। ठीक है, अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। दोस्तों, पहले क्या था ना कि लकड़ी का फाल था, लेकिन अब जब लोहा का फाल बन गया तो बंजर भूमि को भी अधिक समय में ना, बल्कि बहुत ही कम समय में उसको जोत कर उसमें अच्छी फसल बो सकते हैं। कौन? किसान। ठीक है दोस्तों, इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दोस्तों, इस प्रकार जो है हल के फाल लोहे का बनने लगा। इस प्रकार क्या हुआ? फसल का जो उपज है वह बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि अधिक भूमि में लोग क्या किए? फसल को बोने लगे। बंजर भूमि में भी खुदाई करने के बाद, उसको जोतने के बाद लोग वहाँ भी फसल लगाएं और अच्छी मात्रा में, बड़ी मात्रा में उनको अनाज प्राप्त हुआ। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। दोस्तों, जो दूसरे लोग थे वे लोग धान के पौधों को भी बोने लगे, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौधे तैयार कर उनका रोपण शुरू हो गया। दोस्तों, पहले क्या था ना कि धान के बीज को खेतों में छिड़क देते थे, लेकिन अब क्या किए? धान के पौधे को अपने हाथों से वे लोग खेतों में रोपने लगे, यानी खेतों में लगाने लगे धान के पौधे को। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। दोस्तों, पहले क्या था कि बीज को छिड़कने से जो है ना बहुत कम, मतलब कि कहीं कहीं उपज होती थी, कहीं कहीं उपज नहीं होती थी, लेकिन इस प्रकार पौधों को रोपने से ना हर जगह फसल बढ़ती थी। ठीक है दोस्तों, और बड़ी मात्रा में हमको अनाज मिलता था, हमको नहीं, उस समय के लोगों को। इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। अधिक मात्रा में जब फसल होगी तो पैदावार भी अधिक होगी। ठीक है, इसमें कमरतोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास, दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर कमक्कर करते थे। दोस्तों, यह जो काम था ना, इसमें बहुत परिश्रम लगता था, बहुत मेहनत लगता था, और इस काम को करते थे कौन? दास, दासी। ठीक है, या फिर भूमिहीन खेतीहर, जिनके पास भूमि नहीं होता था, वह मजदूर भी यह काम को करते थे, और उस मजदूर को क्या बोलते हैं? कमक्कर। ठीक है दोस्तों, जिनके पास खेत नहीं है उस मजदूर को बोलते हैं कमक्कर मजदूर। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल है, क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? दोस्तों, इससे क्या होगा कि फसल अधिक मात्रा में बढ़ेगी, इसलिए जो है राजा इस प्रकार के परिवर्तन को प्रोत्साहन देते होंगे, क्योंकि उनको भी अधिक मात्रा में कर आएगा, टैक्स आएगा। ठीक है, जब अनाज अच्छी होगी तो राजा को अनाज के रूप में अधिक टैक्स आएगा, और इस प्रकार राजा के पास भी अधिक पैसा हो जाएंगे, उनके पास अधिक सेना हो जाएंगे, सेना को देने के लिए वेतन हो जाएंगे। इसलिए राजा जो है इस प्रकार के परिवर्तन को प्रोत्साहन देते थे। अब आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है सूक्ष्म निरीक्षण का है मगध। मानचित्र 4 पेज नंबर 57 में मगध ढूंढो। दोस्तों, आप लोग अपने बुक में पेज नंबर 57 को निकालिए और उसमें देखिए कि मगध कहाँ है। ठीक है, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। दोस्तों, 200 सालों में ही जो मगध था ना, मगध, वह बहुत ही महत्वपूर्ण जनपद बन गया। जनपद का मतलब क्या होता है? जहाँ पे जन रहते हैं उनको जनपद बोलते हैं। जन का मतलब होता है लोग, जहाँ पे लोग रहेंगे उसको बोलेंगे जनपद। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। दोस्तों, गंगा और सोन नदी जो थी ना, वह मगध राज्य से, मगध जनपद से होकर बहती थी। ठीक है, ये का यातायात, ख जल वितरण, ग जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी।
दोस्तों, गंगा और सोन नदी यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। दोस्तों, जो मगध था ना, मगध जनपद, उसका एक हिस्सा जो है वह जंगल से भरा हुआ था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम लगाया जाता था। दोस्तों, और इस जंगल में जो हाथी रहती थी, जो हाथी रहते थे, उनको पकड़कर उनको प्रशिक्षित कर कर उनको जो है सेना में काम लगाया जाता था। किसको? हाथियों को। ठीक है, यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क भी खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। दोस्तों, जो मगध का जंगल था ना, वहाँ से लकड़ी इकट्ठा कर जो राजा थे वे क्या करते थे? रथ बनवाते थे, ठीक है, और गाड़ियाँ बनाते थे इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों, उस जंगल में जो है ना लौह अयस्क की खदानें थी, जिससे उस क्षेत्र में काफ़ी योगदान होता था उसकी आर्थिक वृद्धि को लेकर। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। मगध में दो बहुत शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु, या फिर इसी को बोलते हैं अजातशत्रु हुए। दोस्तों, मगध जो जनपद था ना, उस पे दो शक्तिशाली शासक हुए, जिसका नाम था बिंबिसार और एक का नाम था अजातशत्रु या फिर अजातशत्रु, इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। दोस्तों, यह जो राजा थे बिंबिसार और अजातशत्रु, ये जो है ना, जो कोई अलग जनपद है जो कि मगध में नहीं है, उसको जीतने के लिए ये लोग बहुत प्रकार के साधन को अपनाते थे। ठीक है, महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। दोस्तों, महापद्मनंद जो थी ना, एक ऐसे ही महत्वपूर्ण शासक थे जो अपना जो शासन है वह उत्तर पश्चिम ठीक है, उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। ठीक है, बिहार में राजगिरी, आधुनिक राजगीर में कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। दोस्तों, जो राजगिरी है ना, जिसको हम लोग आधुनिक में बोलते हैं राजगीर, बिहार के में ही है राजगीर, वहाँ पे जो है ना इसकी राजधानी थी बहुत वर्षों तक। किसकी राजधानी? मगध जनपद की राजधानी। ठीक है दोस्तों, बाद में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया। दोस्तों, आज का पटना जो है ना, उसी को बोलते हैं पाटलिपुत्र। ठीक है, और मगध का जो राजधानी था बाद में इसी को बनाया गया। ठीक है, 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। दोस्तों, आज से 2300 साल पहले मेसिडोनिया का एक राजा था जिसका नाम था सिकंदर। उसका मन की ख्याल यह था कि वह विश्व को जीते। ठीक है, क्या था? विश्व को जीतना चाहता था सिकंदर। ठीक है, पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। दोस्तों, जो मेसिडोनिया का राजा था सिकंदर, वह मिस्र और पश्चिम एशिया के बहुत सारे राज्य को जीत गया था और वह ऐसे करते करते अब भारतीय उपमहाद्वीप में आ गया ब्यास नदी के किनारे। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप को जीतने के लिए। ठीक है, जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाही ने इनकार कर दिया। दोस्तों, जब सिकंदर ने मगध को जीतने का प्रयास किया और उसकी तरफ बढ़ने का प्रयास किया मगध की तरफ, तो जो सिकंदर के सिपाही थे वे लोग इनकार कर दिए। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। दोस्तों, जो सिकंदर के जो सेना थे ना, वे इस बात से भयभीत थे कि जो भारत के शासक हैं उनके पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। ठीक है, इसीलिए सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, मगध की तरफ आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। यहाँ पे एक सवाल है, इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है? दोस्तों, जो ऋग्वेद में सेना है और जो यहाँ पे सेना है, इनके बीच क्या अंतर है आप लोग बताइए। ठीक है दोस्तों, जो ऋग्वेद के सेना थे वे किसी भी क्षेत्र को
जीतने का मकसद उनका यह था कि वहाँ के पानी मिल जाए, वहाँ के संसाधन मिल जाए, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे सेना है, मैसेडोनिया का सेना या फिर इस पार्ट में जो सेना है, उसका उम्मीद क्या है, उसका मकसद क्या है कि हमको उस क्षेत्र पर कब्जा करना है, उस क्षेत्र को अपना कर लेना है। यही तो अंतर है कि वे लोग पानी के लिए, ठीक है, विभिन्न प्रकार के अनाजों के लिए किसी भी क्षेत्र पर हमला कर देते हैं, लेकिन ये लोग उस क्षेत्र को जीतने के लिए उस क्षेत्र पर हमला कर देते हैं। यही अंतर है ऋग्वेद की सेना में और इस पाठ की सेना में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला है वज्जी। दोस्तों हमने क में क्या पढ़ा था, मगध। अब पढ़ेंगे वज्जी। ये आखिर ये मगध और वज्जी है क्या? दोस्तों ये जनपद है, ठीक है। मगध अलग जनपद है, वज्जी अलग जनपद है, ठीक है। हमने मगध के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे वज्जी के बारे में। जैसा कि तुमने पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे गण या संघ कहते थे। दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, मगध के बारे में, और मगध के बगल में ही एक राज्य था, उसका नाम था वज्जी राज्य, और उसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली। मगध की राजधानी कहाँ थी, पहले थी राजगिरी, और फिर क्या हो गई, पटना हो गई, पाटलिपुत्र हो गई, ठीक है। लेकिन जो वज्जी है उसका राजधानी है वैशाली, ठीक है, जो कि बिहार में ही है। और यहाँ पे जो शासन व्यवस्था है वह अलग है, अलग प्रकार का है, जिसे गण या संघ कहते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे। दोस्तों जो गण है या संघ है ना, इसमें बहुत सारे शासक थे, और ये लोग जो है एक साथ जो है शासक करते थे, ठीक है, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा करता था। और उस शासन व्यवस्था में बहुत सारे व्यक्ति थे, और बहुत सारे व्यक्ति को भी राजा कहते थे। मतलब कि ये जो वज्जी संघ है, इसमें एक नहीं दो तीन भी शासक हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा यहाँ पे व्यवस्था था, ठीक है, कि एक राजा नहीं, एक राजा भी हो सकते हैं और अनेक राजा भी हो सकते हैं वज्जी संघ में। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। दोस्तों ये जो सभी राजा थे ना, वह विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान को यानी पूजा समारोह को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। दोस्तों ये राजा लोग एक साथ बैठते थे और क्या करना है और किस तरह करना है इसके बारे में सोच विचार करते थे, ठीक है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। दोस्तों ये सभी राजा शत्रु के हमलों से बचने के लिए एक साथ मिलकर चर्चा करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमक्कर इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। दोस्तों इस प्रकार के सभा में स्त्री और दास और साथ ही कमक्कर जो है हिस्सा नहीं ले सकते हैं। स्त्री मतलब समझ रहे हैं आप लोग, दास भी समझ रहे हैं। कमक्कर क्या होता है, जिनके पास अपना भूमि नहीं होता है और वे किसी और की भूमि में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कमक्कर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, उससे पहले यहाँ पढ़ लेते हैं गण का मतलब होता है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। दोस्तों जो गण शब्द है ना, वह कई समूहों के लिए किया जाता है, जबकि जो संघ है वे उसका मतलब होता है संगठन या सभा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे, दोनों ही गण या संघ से संबंधित हैं। दोस्तों बुद्ध और महावीर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, ठीक है, जो दोनों ही गण या संघ से संबंधित हैं। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। दोस्तों जो बौद्ध साहित्य है ना, उसमें संघ के जीवन के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से उसका वर्णन मिलता है, ठीक है। बौद्ध साहित्य क्या है दोस्तों, बौद्धों का एक अपना बुक है और उस बुक को बोलते हैं बौद्ध साहित्य, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दोस्तों एक निकाय है, उसका नाम है दीघ निकाय, और उसी से वज्जी संघ का वर्णन लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दोस्तों जो दीघ निकाय है ना, दीघ निकाय यह क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है। मैंने अभी क्या पढ़ा कि ऋग्वेद क्या है, ये भी एक ग्रंथ है,
लेकिन ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और जितने भी ग्रंथ हैं, उसको हम लोगों ने किस में रखा है? उत्तर वैदिक में। उसी प्रकार जो बौद्ध ग्रंथ है, इसको भी हम लोग उत्तर वैदिक में रखते हैं, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। दोस्तों, जो बुद्ध की व्याख्या दिया गया है बौद्ध ग्रंथ में, इसको लिखा गया था कब? 2300 साल पहले। ठीक है, अब जरा इसको पढ़ते हैं। अजातशत्रु और वज्जीसंघ। ठीक है, अजातशत्रु वज्जीसंघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। दोस्तों, अजातशत्रु यह कौन थे? मगध के शासक थे और ये वज्जी के पर आक्रमण करना चाहते थे। वज्जी के शासकों पर आक्रमण करना चाहते थे, क्योंकि वे जो है ना अजातशत्रु जी, ये वज्जी को अपने में मिलाना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए इन्होंने अपने मंत्री को कहाँ भेजा? बुद्ध के पास। किस लिए? सलाह लेने के लिए कि हम आक्रमण करें कि नहीं करें, क्या करें, कैसे करें। ठीक है दोस्तों, बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? दोस्तों, जब उनके मंत्री, किनके मंत्री? अजातशत्रु के मंत्री बुद्ध से मिलने गए तो बुद्ध जी क्या पूछते हैं कि क्या जो वज्जी संघ के राजा हैं, शासक हैं, वे लोग अपनी सभाएं जो हैं नियमित रूप से करते हैं और एक साथ बैठकर सभी सदस्य उपस्थित होकर करते हैं? यह पूछते हैं कौन? बुद्ध पूछते हैं। किससे? तो अजातशत्रु के मंत्री से, वस्कार से। ठीक है, जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। दोस्तों, जब इसके बारे में पता चला, किसके बारे में? वज्जी के शासकों के बारे में। किसको? बुद्ध को। तो उन्होंने अजातशत्रु के जो मंत्री था उनसे क्या बोले कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे, मतलब कि तब तक उनका विकास होता रहेगा जब तक कि वे क्या करते रहेंगे? पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, सभी नियमों का पालन करेंगे और बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन लेंगे उनका और उनकी बातों पर ध्यान देंगे। तब तक इनको जो है कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, ये उन्नति करते रहेंगे, ये विकास करते रहेंगे। ये कौन बोलता है? बुद्ध बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अजातशत्रु के मंत्री को बोलते हैं। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांव में चैत्यों का रख रखाव करेंगे, विभिन्न मतोलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक उनको जो है कोई हरा नहीं सकता है और उनका विकास होता रहेगा। ये बोलते हैं बुद्ध। ठीक है, ये जितने भी लाइन बोले हैं ना, ये बुद्ध बोले हैं। किसको बोले हैं? अजातशत्रु के मंत्री को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे एक सवाल है, वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था? कम से कम 3 अंतर बताओ। दोस्तों, जो वज्जी संघ है वह अन्य महाजनपद से भिन्न कैसे है, आपको 3 अंतर बताना है कम से कम। अभी हम लोगों ने इतना अंतर देख लिया, ये सब क्या है? सब अंतर ही ना है। तो लिखेंगे ऐसे कि वज्जी संघ में 1 से अधिक शासक होते थे, वे मिलजुल कर सभाएं करते थे, किसी भी विचार करने के लिए वे लोग आपस में बैठते थे और उस पर विचार करते थे। राज्य की सुरक्षा के लिए भी वे लोग आपस में मिलजुल कर बात करते थे। ठीक है, सभी राजा एक साथ मिलकर यज्ञ को संपन्न करते थे। यही तो अंतर है वज्जी संघ में और अन्य महाजनपद में। आप लोग इसको लिख लीजिएगा। अगला है, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। दोस्तों, जो वज्जी संघ है इसको बहुत सारे राजा जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। दोस्तों, इतने लोग वज्जी संघ को जीतना चाहते थे, लेकिन फिर भी जो वज्जी संघ है वह अभी से लेकर 1500 साल पहले तक जो है ना, उस समय से लेकर अभी से 1500 साल पहले तक चलता रहा वज्जी संघ। ठीक है, उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। दोस्तों, 1500 साल बाद जो है, मतलब कि अब से 1500 साल बाद क्या किए कि जो गुप्त शासक थे, एक गुप्त वंश था और उसके जो शासक थे उनको बोलते थे गुप्त शासक। उन्होंने क्या किया
कि इस पर विजय प्राप्त कर लिया, गण और शंख पर, ठीक है, और अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे। दोस्तों, जो गुप्त शासक हैं ये लोग कैसे होते थे, क्या होते थे, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना है अध्याय 11 में, ठीक है दोस्तों। तो लगता है कि ये खत्म हो गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक अन्यत्र है, इसको भी देख लेते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्यत्र, ठीक है। अपने एटलस में यूनान और एंथेस को ढूंढो। दोस्तों, अब हम लोग अपना एटलस निकालेंगे। एटलस का मतलब होता है कि मानचित्र का बुक, ठीक है। अगर आपके पास वर्ल्ड मैप है तो उसको निकाल लीजिए और उसमें यूनान और एंथेस को ढूंढिए, ठीक है। दोस्तों, ये है वर्ल्ड मैप। अब हम लोग इसमें ढूंढेंगे यूनान को और एथेंस को, ठीक है। दोस्तों, यूनान की राजधानी है एथेंस, ठीक है, और यूनान को अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रीस। तो आइए देखते हैं इस मैप में ग्रीस है कहाँ। इसको देखने के लिए मैं इसको जूम करता हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पे ध्यान से आप लोग, तुर्की है और तुर्की के बगल में यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग ग्रीस, ठीक है, और इसकी राजधानी क्या है, एथेंस, यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। आप लोगों ने देख लिया, अब आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने एथेंस और यूनान को देख लिया, अब आगे पढ़ते हैं। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एटलस में जो एथेंस देखे हैं, वहाँ के जो शासक थे ना, वहाँ के जो लोग थे ना, उन्होंने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की थी जिसे कहते थे क्या, प्रजातंत्र या फिर गणतंत्र, ठीक है दोस्तों। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। दोस्तों, वहाँ पे यानी एथेंस में यह जो व्यवस्था था वह 200 साल तक चला। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। दोस्तों, इसके अनुसार 30 साल से ऊपर जितने भी व्यक्ति थे, जितने भी पुरुष थे, उनको पूर्ण नागरिकता दिया गया था, लेकिन जो दास थे उनको नहीं दिया गया था। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। दोस्तों, एथेंस में एक क्या था, महत्वपूर्ण विषय के रूप में क्या था कि किसी भी विषय पर निर्णय लेना है तो वहाँ पे साल भर में 40 सभाएं बुलाई जाती थी, कम से कम महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए। कहाँ पे, तो एथेंस में। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते हैं। दोस्तों, यह जो सभा थी एथेंस वाली, यहाँ पे सभी नागरिक भाग लेते थे, ठीक है। शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरियों द्वारा दी जाती थी। दोस्तों, शासन व्यवस्था के जितने भी नियुक्तियाँ हैं, मतलब वैकेंसी है, मतलब कि जो जॉब है, उस जॉब को करने के लिए लॉटरी के द्वारा लोगों को नियुक्त की जाती थी, ठीक है। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। दोस्तों, वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको सेना में और नौसेना में अपना सेवा देना पड़ता था, ठीक है। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। दोस्तों, वहाँ पे जो है ना, औरत जो होती थी उसको नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। कहाँ पे, एथेंस में। आगे पढ़ते हैं। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। दोस्तों, जो लोग शिल्पकार हैं, ठीक है, और एथेंस में रह रहे हैं, उनको भी नहीं मिला था क्या, नागरिकता, ठीक है, और साथ ही विदेशी नागरिकों को भी नागरिकता नहीं मिला था। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। दोस्तों, एथेंस के जो खदान थे, खेत थे, घर थे और कार्यशाला थे, उसमें जो लोग या दास काम कर रहे थे ना, उनको भी नागरिक नहीं दिया गया था, उनको भी नागरिकता नहीं दिया गया था, ठीक है। क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? दोस्तों, अब आप लोग बताइए कि आखिर ये सब छूट दिया ही नहीं गया है इन लोगों को, तो फिर जनतंत्र किस प्रकार का? दोस्तों, क्या वास्तव में जनतंत्र दिया गया था? जनतंत्र का मतलब होता है जनता की बात माना गया था? नहीं, क्योंकि एथेंस के बहुत सारे लोगों को नागरिकता ही प्राप्त नहीं थी। महिलाओं को, खेतों में काम करने वाले को, दासों को, घरों और कार्यशालाओं में काम करने वाले को, ठीक है, इनको अगर
नागरिकता मिला ही नहीं है तो आखिर ये किस प्रकार का जनतंत्र है। ठीक है, इस प्रकार इसमें हम लोग लिखेंगे कि एथेंस में वास्तव में जनतंत्र नहीं था, सिर्फ नाम का था। तो ठीक है दोस्तों, आज आपका ये ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगली वीडियो में अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।